आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने जाना था ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर्स और कंप्यूटर के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी यूजर्स जो है वो अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कंप्यूटर तक नहीं पहुंचा सकता। इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा जो यूजर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करेगा और उसमें से जो भी समान प्रकार के जॉब्स होंगे, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होगी, उनका बैच बनाएगा और इस बैच को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर तक भेजनेगा। BOS यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समान प्रकार के जॉब्स के बैच को एक साथ ही एग्जीक्यूट करेगा। यानी उसने क्या किया, एक बैच बनाया समान प्रकार के जो भी प्रोसेस थे। अब क्या करेगा, उसमें जितने भी प्रोसेस हैं उनको एक साथ ही एग्जीक्यूट कराएगा, यानी नहीं कि उसको अलग अलग नहीं कराएगा, एक साथ उसको एग्जीक्यूट करा देगा। इसमें जॉब को ऑपरेटर के द्वारा जिस क्रम में CPU के पास भेजा जाएगा, CPU उसे उसी क्रम में एग्जीक्यूट करेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे भी जिस प्रकार की जो जॉब्स थी, अब जॉब्स का क्या हुआ, उसमें जो भी बैच बन गया था उसको ऑपरेटर के पास भेजा गया। अब ऑपरेटर जो है CPU के पास जैसे जैसे जिस भी क्रम में उस जॉब्स को भेजेगा, उसी क्रम में CPU उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसकी सर्विस उसको पहले मिलेगी। जैसे ही किसी जॉब का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उस जॉब द्वारा मेमोरी में जितना भी जगह लिया गया होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर देगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्पेस को, जो भी स्पेस लिया गया था, उसको रिलीज़ कर देगा। अब जान लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला है, समान जॉब को सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। यानी जो समान प्रकार के जॉब थे जिनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी थी, उनका एक बैच बना देने से जो टाइम सेटअप था वो क्या हो गया, कम हो गया। ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंस टेक्निक के प्रयोग से CPU का आइडल टाइम भी काफ़ी कम हो गया, यानी जो भी सीक्वेंस बन रहा था जॉब का वो ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी अब CPU का जो बेकार समय हो जाता था वो क्या होगा, यहाँ पर वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जिस भी क्रम में जो भी जॉब्स आते गए वो क्या हुआ, CPU की तरह उसको ऐसे सर्विस मिलती चली जाएगी, यानी जो CPU है वो खाली नहीं बैठेगा, उसको एक न एक वर्क मिलता रहेगा बारी बारी से। बार बार यूजर्स को कंप्यूटर से मैन्युअली इंटरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी अब यूजर्स जो है वो अपने किसी भी इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटर तक पहुंचा देता था, यानी अब कंप्यूटर को यूजर्स को कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला क्या है, यूजर्स का कंप्यूटर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था, तो एक ये भी डिसएडवांटेज के रूप में इसको देखा जा सकता है। अगर इसे एडवांटेज में देखा जाएगा तो ये एक डिसएडवांटेज के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। किसी जॉब्स की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर बैच के बाकी जॉब्स को वेट करना होता था, यानी अब बैच में जो भी जॉब्स का एक पैकेज बनाया गया था उसमें से यदि एक भी जॉब फेल हो जाएगा तो जो बाकी के बैच में आपके जॉब्स होंगे उनको क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा। जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट या किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतज़ार करना होता है, उतने समय CPU आइडल हो जाता है, जिससे एग्जीक्यूशन में समय अधिक लगता है। यानी किसी भी प्रोसेस में जब इनपुट आउटपुट के लिए अगर वेट करना पड़ रहा है तो उतने समय CPU का जो वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यानी CPU का जो समय है वो वहाँ पर बेकार हो रहा है, जिससे एग्जीक्यूशन में, किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में अब समय लगेगा। अब हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स हैं, यूजर्स हैं और बीच में एक ऑपरेटर है, और जो ऑपरेटर क्या कर रहा है, सभी जॉब्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो सेम रिक्वायरमेंट की है, उनको क्या करेगा, उनका पैकेज बना करके एक बैच में भेजेगा, अलग अलग बैच बना के, फिर उसके बाद से वहाँ से होकर के ये CPU तक पहुँचेगा। नेक्स्ट जानते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को लोड किया जाता है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी में जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पर एक से अधिक प्रोसेस होगा। अब कंप्यूटर के CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा एक प्रोग्राम मौजूद रहेगा, जिससे CPU हमेशा व्यस्त रहेगा। यानी अब जब प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोड होंगे तो CPU क्या करेगा, जो प्रोसेस कर रहा है उसको
प्रोग्राम जो भी प्रोसेस करेगा उस प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद ही उसको तुरंत एक दूसरा प्रोसेस मिल जाएगा, यानी वो व्यस्त रहेगा। सीपीयू की कोई आवश्यकता अगर नहीं है, किसी समय कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जब सीपीयू की आवश्यकता नहीं होगी, तो सीपीयू उस समय क्या करेगा, खाली नहीं बैठेगा, वो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच लेगा और प्राइमरी मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लोड है उनको क्या करेगा, अब उनको चलाने का काम करेगा, उसको प्रोसेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट है, ऐसा करने से सीपीयू कभी बेकार नहीं होगा और बाकी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूशन होने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला है, मेमोरी में मौजूद दूसरे प्रोग्राम्स को प्रोसेसिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता तथा रिस्पांस टाइम भी कम हो जाता है। यानी मेमोरी में अब बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले से लोड हैं तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे नेक्स्ट प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में लोड होकर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट है, सीपीयू का अधिक उपयोग होगा, यानी सीपीयू का हमेशा उपयोग होता रहेगा क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही लोड है प्राइमरी मेमोरी में। अब जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करने से उनकी शेड्यूलिंग कठिन हो जाती है, यानी जब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे तो उनको शेड्यूल करना भी थोड़ा टफ हो जाएगा। मेन मेमोरी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता है, यानी मेन मेमोरी को मैनेज करना इसलिए आवश्यक हो जाएगा क्योंकि आपके मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स लोड हैं और मेन मेमोरी की जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से ही आपको मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स को लोड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसकी कैपेसिटी से अगर हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम का जो भी प्रोसेस होगा वो स्लो होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम होने पर प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है, यानी आपके जो कंप्यूटर में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा यदि वो कम होगी और उस पर आप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यदि वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिगर के माध्यम से। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ क्या होगा, जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क में आपस में जब जुड़ते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और कोई भी टास्क को शेयर करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूजर्स की सर्विस के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करेंगे, यानी कई सेंट्रल प्रोसेसर का यूज करके रियल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टी यूजर्स को सर्विस दी जाएगी। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा जिससे कई यूजर्स कई मल्टी टाइम एप्लीकेशन को चलाते हैं और नेटवर्क द्वारा इन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। ये सभी प्रोसेसर आपस में उच्च गति वाले बसेस का उपयोग कर से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी टास्क को एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बसेस जो होंगे वो एक विशेष प्रकार के केबल या तार होंगे जो एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर के बीच उच्च गति से यानी हाई स्पीड से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हैं। अब जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला कह रहा है कि यदि किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस लोड को नेटवर्क के दूसरे नोड्स को शेयर कर देगा, यानी किसी एक नोड के पास वर्कलोड ज़्यादा है तो उस लोड को नेटवर्क में दूसरे नोड्स तक शेयर करने का काम करेगा ताकि वो उस पर प्रोसेस करके वर्क कर सके। यूजर्स आसानी से आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज को शेयर करना आसान होगा। होस्ट कंप्यूटर पर लोड कम होगा, यानी जो होस्ट कंप्यूटर इसमें होगा उस पर जो वर्कलोड होगा वो कम होगा। अब जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। नेटवर्क फेल हो जाने के कारण कम्युनिकेशन रुक जाएगा, यानी जो नेटवर्क के माध्यम से जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है, अब यदि नेटवर्क ही फेल हो जाता है तो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो काफ़ी महंगे होते हैं जिसकी वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जिस भी भाषा का उपयोग किया जाता है वह पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं होता, यानी ये डिफाइंड नहीं होता, इसको आसानी नहीं होती समझना किसी के लिए। अब इसको फिगर से देखते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, बाकी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर प्रोसेसर्स जुड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नोड्स के माध्यम से। नेक्स्ट टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए एक तय समय सीमा के भीतर रिस्पांस देना बहुत आवश्यक होता है। यानी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज़ ऐसे जगहों पे किया जाता है जहाँ पर आउटपुट की नीड बहुत ही फास्ट हो, यानी बहुत ही जल्दी से आउटपुट जहाँ पर चाहिए होता है वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। CPU प्रोवाइड एक्स्ट्रा एफर्ट। अब CPU जो है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एयरलाइन कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पावर स्टेशन, स्पेस सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये वो जगह है जहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन जगहों पर जो आउटपुट होगा, आउटपुट रिस्पांस जो होगा वो काफ़ी फास्ट चाहिए होगा, पल पल की जानकारी चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। अब इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि दोनों के रूल रेगुलेशंस तो बिल्कुल फिक्स है और एक बहुत ही जो उसका रूल रेगुलेशन बनाया गया है, स्ट्रिक्ट बनाया गया है, लेकिन जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इस पे जो आउटपुट रिस्पांस है वो यदि 2 सेकंड तय किया गया है तो वो 2 सेकंड में ही देना उसको निश्चित अनिवार्य होगा। यानी इसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है आउटपुट देने में तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में थोड़ा सा अगर डिफरेंस हो जाता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जानते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो इसमें प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है, यानी उस टास्क को यह पहले करेगा जिसको ज़्यादा नीड होगी, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी जिस भी प्रोग्राम के लिए उसको ये पहले प्रायोरिटी देगा। या एक टास्क से दूसरे टास्क पर बहुत कम समय में शिफ्ट हो सकता है, यानी किसी एक टास्क को कंप्लीट करते हुए किसी दूसरे टास्क पर ये काफ़ी फास्ट पहुँचेगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से एरर फ्री बनाया जाता है और इनके द्वारा कभी भी कोई गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसमें एरर फ्री रहे, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसे एरर फ्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, यह अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग करता है तथा सभी डिवाइस को हमेशा सक्रिय रखता है, इसी कारण ये मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करने में सक्षम है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज करेगा और सभी जो भी डिवाइसेस उसमें अटैच होंगे सिस्टम से उनको क्या करेगा, एक्टिव रखने का काम करेगा ताकि मैक्सिमम आउटपुट प्रदान कर सके। अब जानते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें लिमिटेड वर्क ही होंगे, यानी जो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होगी सिर्फ उन पर ही वर्क होगा, उसके अलावा किसी पर वर्क नहीं होगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से मल्टीटास्किंग करना नामुमकिन है, यानी इसमें मल्टीटास्किंग वर्क नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जानते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले हार्डवेयर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, इसके साथ ही यह साधारण कंप्यूटर की तुलना में अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनमें हार्डवेयर रिसोर्सेज काफ़ी हाई क्वालिटी के लगाए जाएंगे जिससे आउटपुट जिसमें प्रोड्यूस होंगे वो काफ़ी फास्ट प्रोड्यूस होंगे और साथ ही साथ बाकी कंप्यूटर की तुलना में ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिस्टम की वर्किंग काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए इसे केवल जो स्पेशल उससे रिलेटेड जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्पेशलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा सकेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को सर्वर पर चलाया जाता है। इसमें सर्वर यूजर्स के डाटा, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अन्य नेटवर्किंग कार्य को मैनेज करता है। यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होगा, यानी सर्वर कंप्यूटर होगा जो क्या करेगा, यूजर्स के डाटा, ग्रुप, सिक्योरिटी और एप्लीकेशंस ये सभी जो भी चीज़ें होंगी उनको क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। यानी एक होस्ट कंप्यूटर होगा, सर्वर कंप्यूटर होगा और उससे जुड़े सारे अदर्स कंप्यूटर होंगे जहां पर डाटा एक दूसरे से शेयर होगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कंप्यूटर और डिवाइसेस को लैन के उपयोग से आपस में जोड़कर संचार व्यवस्था को स्थापित करने में मदद करते हैं। यानी जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं और डिवाइसेस होते हैं उनको लैन में जोड़ता है और जो भी इंफॉर्मेशन का एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना होता है उसको उसमें मदद करता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, स्विच
आदि के बीच जानकारियों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। यानी इन सभी के बीच नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क की मदद से कंप्यूटर के बीच फाइल्स, प्रिंटर और अन्य डिवाइस को शेयर करते हैं। अब जानते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज है सभी कंप्यूटरों की सिक्योरिटी को सर्वर के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सर्वर होगा वो वही कंप्यूटर, बाकी जो कंप्यूटर होंगे उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आसानी से अपडेट या रिप्लेस किया जा सकता है। तो अब जो सर्वर कंप्यूटर है और उससे जुड़े सारे कंप्यूटर्स हैं, तो सभी में नई नई जो टेक्नोलॉजी आएगी, सॉफ्टवेयर होंगे, जो हार्डवेयर होंगे, उनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है केवल जो उसके सर्वर कंप्यूटर होंगे उनकी सहायता से। नेक्स्ट है इसके माध्यम से सर्वर को अलग अलग स्थानों रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। यानी अलग अलग स्थान से भी रिमोटली सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। यूज़र्स को सेंट्रल सर्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी यूज़र्स को जो भी नीड होगी उसको सेंट्रल सर्वर पर ही निर्भर होना पड़ेगा, जो भी चीज़ें होंगी वहीं से ही क्लियर होंगी। इनके सर्वर काफ़ी महंगे होते हैं। सर्वर को नियमित रूप से मेंटेन और अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो जो सर्वर होगा उसको मेंटेन और अपडेट करना भी आवश्यक होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसके डायग्राम में, यहाँ पर बीच में एक सर्वर होगा और बाकी उससे जुड़े हुए क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, जिनमें जो सर्वर कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे और एक दूसरे से ट्रांसमिशन होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अब जानते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है। यानी जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम शेयरिंग, जिसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर टाइम शेयर हो। तो अब जो भी प्रोसेस होंगे उनको एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा और उसी फिक्स टाइम के अंतर्गत जो भी टास्क होंगे उन पर प्रोसेस होगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें प्रत्येक यूजर सीपीयू का यूज करने के लिए टाइम को शेयर करेगा। यानी सीपीयू का यूज करने के लिए यहाँ पर टाइम शेयर होगा, यानी टाइम का शेयरिंग होगा। यूजर्स बारी बारी से एक निश्चित समय के लिए कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, सीपीयू आदि का उपयोग करेंगे। तो यूजर्स यहाँ पर बारी बारी से अपने जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए कंप्यूटर के रिसोर्सेज का, जैसे मेमोरी हो गया, सीपीयू होगा, इनका यूज करेगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग विशेष प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनका उपयोग बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। अब चलते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ। तो टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है, इससे दूसरे टास्क को कम समय इंतजार करना पड़ता है। यानी जो टास्क, जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उसकी स्विचिंग का समय जो होता है बहुत कम होता है। इसके वजह से दूसरे जो टास्क होंगे उनको इंतज़ार कम करना पड़ेगा। सेकंड, यदि किसी टास्क की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए कि 5 प्रोसेस है, पांचों प्रोसेस को सभी को 10-10 सेकंड मिल रहे हैं। तो मान लीजिए पहला प्रोसेस जो है 10 सेकंड मिल रहा है, लेकिन उसने अपना वर्क जो है 7 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो जो बाकी के 3 सेकंड है वो अगले प्रोसेस के साथ ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए समान समय मिलता है। तो सभी जितने भी प्रोसेस होंगे सबको समान समय मिलेगा। जैसे बताया कि 10 सेकंड सभी को मिलेगा, लेकिन वो अलग बात है कि यदि प्रोसेस फर्स्ट जो है वो समय से पहले कर लेता है तो जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम के लिए जो भी टाइम बच जा रहा है वो अगले में ऐड हो जाता है। अब जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। टास्क स्विचिंग कभी कभी जटिल हो जाता है, यानी टफ हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूजर्स और एप्लीकेशन चल रहे होते हैं जो सिस्टम को हैंग कर सकते हैं। यानी बहुत सारे यूजर्स के और एप्लीकेशन होने की वजह से सिस्टम जो है वो यहाँ पर स्लो हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक यूजर्स अगर एक ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज का उपयोग करें तो उनके प्राइवेसी या पर्सनल डाटा पर सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। वैसे ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बाई चांस यदि अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइवेसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एक डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग यूजर्स हैं, सबको 20-20 सेकंड मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये सीपीयू के पास जाएगा, यानी सीपीयू सभी को 20-20 सेकंड का टाइम देगा। अब हो सकता है कि किसी में कम समय लगे, किसी में एक्चुअल से ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी इसका जो फिक्स टाइम है वो क्या है, वो 20 सेकंड ही है। 20 सेकंड के लिए ये टाइम जो है यहाँ पर अलॉट हुआ है यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप
जो है वो फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।